आप सभी पत्रकार बंधुओं का इस पत्रकार वार्ता में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि हम सभी को विदित है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल की पूर्व संध्या पर हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, जिनके कार्यकाल में उत्तराखंड राज्य का चौमुखी विकास हुआ है, विकास की दृष्टि से प्रदेश ने आसमान को छुआ है, आज आपके मध्य में अपने सरकार की 2 वर्ष की उपलब्धियों को रखेंगे। और इस अवसर पर हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी उपस्थित हैं। हमारे चुनाव प्रबंधन समिति के प्रदेश के संयोजक, राज्यसभा के सांसद, राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष आदरणीय नरेश बंसल जी उपस्थित हैं और हमारे प्रदेश के महामंत्री आदरणीय आदित्य पुराण जी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा, पहले आप अपनी बात को रखेंगे। मित्रों, कल मैं आपके मध्य था, आज हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आप सबके मध्य हैं। हमारे नरेश बंसल जी चुनाव हमारे प्रबंधन के संयोजक, हमारे आदित्य कोठारी जी, मनवीर जी। आज अल्मोड़ा लोकसभा का भव्यतम नामांकन हुआ और अल्मोड़ा के इतिहास में इतनी बड़ी संख्या में पहली बार वहाँ के हमारे कार्यकर्ताओं, आम जन हो, बड़ी संख्या में लोग आए। एक बहुत अच्छा माहौल पूरे प्रदेश के अंदर है, क्योंकि कल से हमारी सभी जिला स्थलों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय था। हमारी प्रदेश सरकार को 2 वर्ष का कार्यकाल नई सरकार को हुआ है, उनके सारे विषय हम सरकार की उपलब्धियों के, उन सब विषयों को हम प्रत्येक जनपद स्तर पर प्रेस के माध्यम से भी और उसके अलावा अपने कार्यकर्ताओं के बीच में गोष्ठी के माध्यम से, गोष्ठी का आशय है कि इन विषयों को बूथ तक पहुंचाना है। इस कार्यक्रम की सरकार बनी थी क्योंकि कल माननीय मुख्यमंत्री जी को हरिद्वार में आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के एक कार्यक्रम में रहना है। त्रिवेंद्र जी ने भी आज ऑनलाइन नामांकन किया है। कल एक विशाल जनसभा होली मिलन की दृष्टि से भी कही है और कार्यकर्ताओं का एक सामूहिक एक शक्ति प्रदर्शन में हमारा रहने वाला है, तो मुख्यमंत्री उसमें रहना था, इसलिए तय हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेस आज पूर्व संध्या पर की जाए। तो मैं उनके माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा कि जो विषय कल से सब जिला स्तरों पर हमारे प्रवक्ता और हमारी टीम बोलेगी, उन सारे विषयों को आप तक ब्रीफिंग करें। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आप सभी आज आप सबके द्वारा जो लगातार हमारा उत्साहवर्धन किया जाता है, नहीं आ रही है? आज जो राज्य की निर्वाचित सरकार, इसको उत्तराखंड की जनता ने किसी उत्तराखंड स्थापना के बाद ये पहला अवसर है कि जब राज्य के अंदर एक मिथक टूटा और एक परिपाटी बदली, एक नया इतिहास उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने बनाया। किसी भी राजनीतिक दल को लगातार दूसरी बार एक कंटिन्यूअस प्रोसेस में सेवा करने का अवसर प्रदान किया। उसकी पूर्व संध्या, मतलब 2 वर्ष होने की उसकी पूर्व संध्या है। इस अवसर पर हमारे बीच में हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता, राज्यसभा के सांसद, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आदरणीय नरेश बंसल जी, आदरणीय आदित्य कोठारी जी, हमारे प्रदेश महामंत्री श्री मनवीर जी, मीडिया के प्रमुख, और यहाँ पर हमारे सभी प्रवक्तागण हैं, पार्टी के हमारे सभी वरिष्ठ दायित्वधारी गण हैं, अनेक पदाधिकारी हैं, और आप सब बंधुओं का मैं आज इस अवसर पर अपनी ओर से बहुत स्वागत करता हूं। आप सबका अभिनंदन करता हूं।
कि आप सबके द्वारा लगातार इन 2 वर्ष हों या उससे पहले के 6 माह का कालखंड हो, हमेशा आप सब लोगों ने सकारात्मक रूप से हमें सही काम करने के लिए प्रेरित भी किया है। कहीं कहीं आपने हमें समाचारों की दृष्टि से, अन्य बातों से, व्यक्तिगत सुझावों के माध्यम से अनेक सुझाव भी आप सबके बीच में से लगातार मिलते रहे हैं। भाइयों बहनों, मेरे मीडिया के सभी मित्रों, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, आपका धन्यवाद मैं इस रूप में भी करना चाहता हूं कि आपने देखा होगा उत्तराखंड राज्य स्थापना के बाद पिछले अगर 2 वर्षों का कालखंड देखेंगे तो 2 वर्षों के कालखंडों में जहां अनेक अनेक उपलब्धियां राज्य को हासिल हुई हैं, वहीं अनेक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा है। अनेक चुनौतियां हमारे सामने आई, चाहे वो जोशीमठ की आपदा हो, चाहे वो सिलकारा टनल का मामला हो, या चाहे इन चुनौतियों को हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन में उन चुनौतियों को काम करते हुए उनमें हमको सफलता मिली। और बहुत सारे जो चुनौतीपूर्ण विषय थे, उन विषयों पर भी हम आगे बढ़े और निर्णायक रूप से आगे बढ़े। बहुत सारे हमने सख्त निर्णय भी लिए, सख्त कानून भी हमने बनाने का काम किया है उस दृष्टि से। और तीसरा कि हमने जो भी उत्तराखंड की देवतुल्य जनता से जो भी हमने उनसे वायदा किया था, जो भी हमने संकल्प उनके सामने प्रस्तुत किए थे, मुझे आप सबको बताते हुए खुशी है कि उसमें भी हम बहुत निर्णायक रूप से आगे बढ़ गए हैं। बहुत सारे निर्णय हमने ले भी लिए हैं, बहुत सारे वायदों को हमने पूरा भी कर लिया है। उसमें आप सबको पता है उत्तराखंड पहला राज्य बना समान नागरिक संहिता का जो विधेयक है वो विधानसभा ने पारित कर दिया। विधानसभा ने पारित करने के बाद माननीय राज्यपाल महोदय को हमने वो भेजा था, राज्यपाल महोदय ने माननीय राष्ट्रपति जी के यहाँ भेजा, माननीय राष्ट्रपति महोदया ने भी उसमें हमको स्वीकृति दे दी है। और जल्दी ही, क्योंकि उसके लिए उसको अमेंडमेंट करने के लिए, उसको लागू करने के लिए एक कमेटी हमने बना दी है। वो कमेटी अपना काम कर रही है, उसमें अनेक सदस्य हैं, अनेक अलग अलग विभागों के लोग हैं। वो जल्दी ही उस एक्ट को धरातल पर उतारेंगे, जल्दी जितना समय लग रहा है प्रक्रिया के तहत। तो जैसे ही वो बनकर तैयार हो जाएगा, तैयारी हो जाएगी, तो ये कानून हमारा उत्तराखंड के अंदर लागू हो जाएगा। उससे बहुत सारी जो आज होने वाली ज़रूरत की चीज़ें हैं, शादी बारात और इनमें रजिस्ट्रेशन से लेकर जो अन्य जो कठिनताएं, जटिलताएं हैं, उन सबको आसानी से उसमें किया जा सकेगा। उसमें जो भी प्रावधान किए गए हैं, बीच में ये भी आया था कहीं कहीं कुछ संदेह जैसी स्थिति लोगों ने व्यक्त भी की थी, लेकिन हमने कहा है कि जैसे ही ये एक्ट हमारा लागू हो जाएगा, उन सबके संदेह दूर हो जाएंगे। सबके भले के लिए, सबके अच्छे के लिए हम एक कानून लेकर आए हैं। और इससे जहां महिला सशक्तिकरण होगा, उनकी सुरक्षा होगी, बच्चों के भविष्य को भी सुरक्षित किया जाएगा, बुजुर्गों का भी ध्यान रखा जाएगा, पुरुष वर्ग की भी सुरक्षा उसमें सुनिश्चित की गई है। लिव इन रिलेशनशिप के विषय पर और अन्य विषयों पर सभी जो हमारे विधि के विशेषज्ञ हैं, जानकार लोग हैं, अनेक स्टेक होल्डर हैं, सबकी सलाह पर और सबके सुझावों के आने के बाद इसको ड्राफ्ट बनाया गया था और उसी को अमेंडमेंट में लाया गया है। इसी प्रकार से आपने देखा होगा नकल को लेकर एक बड़ा यहाँ पर वर्षों से ये अपराध होता था। हमारे बच्चे जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेते थे, उनके साथ जिस प्रकार से उनकी मेहनत के साथ जिस प्रकार से धोखा होता था, उस धोखे को समाप्त करने का काम भी इसमें किया है और कठोरता से हमने काम किया है। धर्मांतरण उत्तराखंड के अंदर न हो, क्योंकि देवभूमि है। हम कहीं भी जाते हैं देश के अंदर, दुनिया के अंदर,
अगर हम उनसे कहते हैं कि हम देवभूमि उत्तराखंड से आए हैं, तो आप देखते होंगे कि जो लोग हमारे सामने होते हैं उनका हमको देखने की जो दृष्टि है वो दृष्टि बदल जाती है कि ये देवभूमि उत्तराखंड से आए हैं। भाइयों बहनों, इसके साथ ही मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, पिछले समय उत्तराखंड हमारा बहुत शांत प्रदेश है। यहाँ हम लोग सब लोग एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहते हैं, बड़े प्रेम पूर्वक रहते हैं, आपस में कोई वैमनस्य नहीं रखते, चाहे कोई किसी भी वर्ग का हो। सब लोग आराम से जिंदगी जीते हैं, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर देवभूमि के अंदर कहीं पर भी अगर किसी ने कानून व्यवस्था तोड़ने की कोशिश की है या उपद्रव करने का काम किया है या आगजनी करने का काम किया है, उसके साथ भी कानून ने सख्ती से काम किया है और उसको भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए हमने दंगा निरोधी जो कानून है वो उत्तराखंड के अंदर बना दिया है। और अब जो भी अगर कोई सरकारी संपत्ति को, निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी और जो भी संपत्ति का नुकसान होगा, निजी हो या सरकारी हो, उसी दंगा करने वाले से, उसी आगजनी करने वाले से, उसी तोड़फोड़ करने वाले से उसकी पाई वसूली जाने का भी हमने प्रावधान कर दिया है। इसके साथ ही 30% का जो आरक्षण है, क्योंकि मैं पूरे राज्य के अंदर गया और राज्य के अंदर मैंने देखा कि हमारी मातृशक्ति के मन में निश्चित रूप से एक आगे बढ़ने की जो ललक है, वो हमारे उत्तराखंड की भी और भारत की भी जो तस्वीर है आने वाले समय में मातृशक्ति का, उसमें क्या योगदान होगा, ये हमने बहुत भली भांति देखा। जिस प्रकार से उन्होंने अपने उत्पाद बनाए हैं, जिस प्रकार से उन्होंने अनेक लोगों को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने का काम किया है सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, तो उनके प्रोत्साहन के लिए हम अनेक योजना लेके आ रहे हैं। जैसे मुख्यमंत्री उत्सव बहना योजना लेकर आए और ये योजना हमारी जो बहनें अपना उत्पाद बनाती हैं उनको विपणन के लिए एक बाजार स्थान उपलब्ध करा रही है। उसके माध्यम से हमारी बहनें इस वर्ष पिछले वर्ष की जो रक्षाबंधन था, उस रक्षाबंधन से हमने लागू किया। राज्य के अंदर हमने 30% आरक्षण अपनी मातृशक्ति के लिए सुनिश्चित किया। और जैसे हमारा समान नागरिक संहिता का संकल्प था, वैसे ही हमारा उत्तराखंड की मातृशक्ति के साथ, उत्तराखंड के जन जन के साथ एक संकल्प था कि गरीब परिवारों को हम साल में 3 गैस के सिलेंडर मुफ्त में देंगे, निःशुल्क देंगे। वो हमारी सरकार लगातार कर रही है। हर वर्ष हम बजट का प्रावधान करते हैं। इस वर्ष भी हमने उसका बजट में भी प्रावधान किया है। पिछले साल भी योजना चली, उससे पिछले साल भी योजना चली और ये योजना लगातार चल रही है। तो ऐसे बहुत सारे निर्णय हैं। मैं आपको बताऊं तो भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड के लिए हमने 1064 ये हमने यहाँ पर बहुत तेजी से इस ऐप को आगे बढ़ाया। आपने देखा होगा कि अनेक लोग इसमें ट्रैप हुए हैं जहाँ भी भ्रष्टाचार की शिकायत आती है, क्योंकि हमारा लक्ष्य है, हमारा संकल्प है कि उत्तराखंड देवभूमि के अंदर भ्रष्टाचार पूरी तरह से समाप्त होना चाहिए। उसको लेकर हम लगातार काम कर रहे हैं। हमारा जो यहाँ का सतर्कता विभाग है वह भी इसको और मजबूत कर रहा है। उसके लिए हमने कहा है कि और अगर उनको स्ट्रक्चर बढ़ाने की आवश्यकता हो और कोई जो फंड की आवश्यकता हो तो वह भी हम कर रहे हैं, उसका भी हमने प्रावधान कर दिया है। सशक्त कानून व्यवस्था के लिए भी नए थाने और नई चौकियों की स्थापना हुई है, जो पहले काफ़ी समय से, चूँकि अब व्यवस्थाएं बदल गई हैं, जिसको राजस्व पुलिस देखती थी वो राजस्व पुलिस से हटाकर अब नियमित पुलिस को, हमारी जो पुलिस है उसको दिया गया है काफ़ी सारा एरिया। उत्तराखंड परिवहन निगम जो हमेशा घाटे में रहता था, कोरोना महामारी के दौरान हमने कई बार देखा कि यहाँ से हमने कैबिनेट की बैठक करके उनके वेतन इत्यादि को भी देने की व्यवस्था राज्य सरकार की तरफ से की गई थी। लेकिन अब मुझे आप सबको बताते हुए खुशी है कि लगातार ये हमारा जो है, चाहे परिवहन निगम हो या यूकाडा हो, लगातार फायदे में जा रहे हैं। पिछले वर्ष भी अच्छा खासा मुनाफा उनका हुआ, इस वर्ष भी उसको और बढ़ा दिया गया है। ऐसे अनेकों काम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। 2012 के मुकाबले हमारा जो बजट है वह भी बढ़ा है। आपने देखा उत्तराखंड में जो अभी इन्वेस्टर ग्लोबल समिट हुई, वह भी हमारी बहुत तेज़ी से, जो उत्तराखंड आज देश दुनिया के नक्शे पर लोग उत्तराखंड आना चाह रहे हैं। उन्होंने अपने प्रस्ताव दिए हैं।
हमने उस समय लक्ष्य रखा था कि हम 2.5 लाख करोड़ के एमओयू करेंगे, निवेशकों के साथ करार करेंगे, लेकिन बड़ी संख्या में लोग आए और दुनिया के 50 से भी अधिक देशों के लोगों ने आए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका वो शुभारंभ किया था, आदरणीय गृह मंत्री जी ने उसका समापन किया। 3,54,000 करोड़ के एमओयू हमारे साथ साइन हुए और 81,000 करोड़ की, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको कह रहा हूँ कि ये पहली बार हो रहा है कि 81,000 करोड़ के जो एमओयू हैं, ग्राउंडिंग है 81,000 करोड़ की, अभी तक जो है ग्राउंडिंग की प्रक्रिया गतिमान हो गई है। एक बड़ी धनराशि है और निश्चित रूप से इनके धरातल पर उतरने के बाद अच्छा हमारा यहाँ पर रोजगार भी बढ़ेगा, यहाँ पर राज्य की जो आर्थिकी है वो भी बढ़ेगी, लोगों को काम भी मिलेगा। अनेकों प्रकार से हमको जो है बहुत ये इन्वेस्टर ग्लोबल समिट हमारे उत्तराखंड को आगे ले जाने की दिशा में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। उत्तराखंड के उत्पादों को जो हमारी मातृशक्ति बनाती है उसको बनाने के लिए हमने हाउस ऑफ हिमालय ये एक ब्रांड बनाया है और उसकी मांग भी बढ़ रही है। अब उसके पीछे है कि जो हमारी मातृशक्ति महिलाएं, हमारी बहनें जो अनेक ब्रांड बनाती हैं, अनेक उत्पाद बनाती हैं, उनको एक सरकार एक स्थान दे रही है, हाउस ऑफ हिमालय देवभूमि का, जो पूरे देश दुनिया के अंदर जाएगा। उसकी ऑनलाइन व्यवस्था भी कर दी गई है, उसकी कंपनी को पूरी तरह से और आगे और उसका स्ट्रक्चर अच्छा हो, उस पर भी हम तेज़ी से काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ ही अभी UIDB ये इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड यह भी हमने गठित किया है। इसमें हम पहला काम हरिद्वार और ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर बनाने का हम लोगों ने मंत्रिमंडल में इस पर निर्णय कर लिया है और 2026 तक इसको पूरा करने का लक्ष्य भी रखा गया है। इसके साथ साथ शारदा कॉरिडोर और प्रदेश के अंदर 2 नए शहर स्थापित करने के काम को भी इसके माध्यम से आगे बढ़ाया जाएगा। बहुप्रतीक्षित लखवाड़ बांध का काम प्रारंभ हो गया है, कई दशकों से रुका हुआ काम था, आप सबके ध्यान में होगा। और इसके साथ ही जमरानी बांध, बहुत छोटा था, मैं स्वयं भी बड़ा छोटा था, तब मैं सुनता था कि जमरानी बांध बनने वाला है, जमरानी बांध बनने वाला है, और मुझे लगता है कि 4 दशक से भी ज़्यादा ये बहुप्रतीक्षित जमरानी बांध परियोजना को भी स्वीकृति मिल गई है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की तरफ से। इसी तरह से बहुत समय से एक परियोजना देहरादून के जल स्तर को सामान्य रखने के लिए, देहरादून में जलापूर्ति के लिए आने वाले 50 सालों तक देहरादून में पानी की कोई दिक्कत न हो, उसके लिए सौंग डैम परियोजना, उसको भी सौंग डैम परियोजना, उसको भी स्वीकृति मिल गई है। मैं उसके लिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। साथ ही साथ जोशीमठ की पुनर्निर्माण योजना के लिए भी केंद्र सरकार ने 1700 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि स्वीकृत कर दी है। बेहतर कनेक्टिविटी के लिए रोपवे परियोजनाएं, उत्तराखंड विमानन नीति, स्मार्ट परिवहन सेवाएं, और अभी हेली सेवा में जो पहले यहाँ से गोचर चल रही थी, अल्मोड़ा तक की चल रही थी, लेकिन अब इधर हमने हल्द्वानी से चंपावत के लिए, हल्द्वानी से मुंशियारी के लिए, हल्द्वानी से पिथौरागढ़ के लिए हेली सेवा प्रारंभ की है पहले चरण में। दूसरे चरण में हम लैंसडाउन और हमारे चिन्यालीसौड़ और अनेक स्थानों के लिए ये हेली सेवा हम 13 जिलों में ये प्रारंभ करने जा रहे हैं। और हवाई सेवा अभी हमने अयोध्या के लिए यहाँ से प्रारंभ हुई है, अयोध्या के साथ साथ अमृतसर के लिए, बनारस के लिए ये सेवा हमारी यहाँ से प्रारंभ हो गई है। पिथौरागढ़ से देहरादून की हवाई सेवा और दिल्ली से पिथौरागढ़ की हवाई सेवा भी प्रारंभ हो रही है, उसकी भी सफल ट्रायल लैंडिंग हो गई है। देहरादून से जो सेवा है वो प्रारंभ हो चुकी है। इस प्रकार से हवाई सेवा में हम तेज़ी से काम कर रहे हैं। देहरादून का जो हमारा एयरपोर्ट है उसको आप देख रहे होंगे कि वो बिल्कुल हमारा जिस प्रकार का बन गया है वो वास्तव में बहुत शानदार एयरपोर्ट बन के तैयार हो गया है, और देश के चुनिंदा 2-3 एयरपोर्टों में उसकी गिनती होने लगी है। ये काम हमारे
प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के उत्तराखंड के साथ जो उनका लगाव है, उसके कारण से ये संभव हो पाया है। पंतनगर का एयरपोर्ट, इसको हम अंतर्राष्ट्रीय बनाने की ओर तेज़ी से काम कर रहे हैं। ज़मीन का हस्तांतरण हो गया है। ऐसे अनेकों काम हैं, मैं इसको गिनाऊंगा तो बड़ा लंबा हो जाएगा। आने वाले समय में आप सब देहरादून के निवासी हैं ज़्यादातर आजकल, क्योंकि स्थायी रूप से अस्थायी रूप से जैसे भी रहते हैं, बहुत कम समय में आप दिल्ली से देहरादून की दूरी 2 से ढाई घंटे में, दिल्ली से एलिवेटेड रोड का काम पूरा हो जाने के बाद तेज़ी से चलेगा। उसके साथ साथ कुछ यह भी होगा कि तेज़ी से हमारे यहाँ पर ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, ज़्यादा लोग हो जाएंगे। उसका भी हम प्लान कर रहे हैं कि उससे हम कैसे, उस चुनौती से कैसे उसका सामना कर पाएंगे, कैसे हम पहले से सब व्यवस्थाएं कर पाएँ, आगे का हम कैसे प्लान बना पाएँ। 4 धाम यात्रा पर भी बेहतर कनेक्टिविटी हुई है, तीर्थ यात्रा हुई है। हर वर्ष 10 लाख लोग, पिछले साल की तुलना में 2022 की तुलना में 2023 में 10 लाख तीर्थयात्री बढ़े हैं। 56 लाख का आंकड़ा इस बार पार हुआ है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम तेजी से चल रहा है। राज्य को 2 वंदे भारत ट्रेन, एक दिल्ली के लिए, लखनऊ के लिए मिली है। इसके साथ साथ अमृतसर से लालकुआ की ट्रेन मिली है। एक साप्ताहिक ट्रेन देहरादून से टनकपुर की मिली है, माँ पूर्णागिरी के धाम को जाने के लिए। यहाँ से देहरादून के लोग भी, हरिद्वार के लोग जो माँ पूर्णागिरी के दर्शन करेंगे, माँ शारदा के दर्शन करेंगे, वो हरिद्वार भी आएंगे, माँ गंगा के तट पर भी आएंगे और देहरादून राजधानी तक भी आ पाएंगे। बहुप्रतीक्षित देहरादून पिथौरागढ़ सेवा प्रारंभ हो गई है। अमृत भारत स्टेशन के तहत कोटद्वार, काशीपुर, टनकपुर रेलवे स्टेशनों के पुनर्निर्माण का जो शिलान्यास का कार्य है वो हो गया है। विभिन्न विभागों में नियुक्ति की प्रक्रिया बहुत तेज़ी से चली है और लोक सेवा आयोग के माध्यम से हजारों की संख्या में 6,635 युवाओं को रोजगार मिला है और पिछले 2-2.5 साल में लगभग 7,600 से अधिक नौजवान युवाओं को रोजगार मिला है। 2 वर्षों के कालखंड में 6,635 आयोग द्वारा सरकारी नौकरी दी गई है, जबकि पिछले 22 वर्षों में कुल 6,859 लोगों को नियुक्ति दी गई थी और अभी नियुक्ति की प्रक्रिया गतिमान है। आप आंकड़ा लगा सकते होंगे कि बहुत तेज़ी से काम हुआ है और युवा हमेशा से हमारी प्राथमिकता में रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी आज देश के अंदर जो 10 लाख युवाओं को, नौजवानों को रोजगार देने का जो संकल्प लिया है, उस कड़ी में हमने लगातार नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए हैं। कोई दिन ऐसा होगा जिस दिन हमने नियुक्ति पत्र न दिए हों। इसके साथ साथ प्रदेश में नई शिक्षा नीति लागू हुई है और हमने पहली बार छात्र छात्राओं के प्रोत्साहन के लिए मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना, उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की है। विद्यालय के छात्र छात्राओं और कॉलेज के विद्यार्थियों को टैबलेट देने का भी हमने प्रावधान किया है। संघ लोक सेवा आयोग की जो प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले प्रतियोगियों को दी जा रही 50,000 रुपये प्रोत्साहन राशि का भी हमने प्रावधान किया है। विद्यार्थियों को मिलने वाली विभिन्न प्रकार की जो छात्रवृत्तियां हैं उनको भी बढ़ाया है। अटल आयुष्मान योजना में 10 लाख से अधिक लोगों को अभी तक का उपचार मिल चुका है। 55 लाख लोगों के आयुष्मान के कार्ड बन चुके हैं। सरकारी अस्पतालों में आज 207 प्रकार की जो पैथोलॉजिकल जांचें हैं वो निःशुल्क आज उसका लाभ मिल रहा है। किच्छा उधम सिंह नगर में, जहां ऋषिकेश का हमारा एम्स का सेंटर लगातार अपग्रेड हो रहा है, लगातार उसमें सुविधाएं बढ़ रही हैं, वहीं राज्य के अंदर दूसरा सैटेलाइट सेंटर एम्स का ही किच्छा में जो स्वीकृत हुआ है, उसकी भी समस्त औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं। उसका काम भी आगे गतिमान है। दूरस्थ क्षेत्रों में ड्रोन से भी दवाइयों का पहुंचाया जा रहा है। इसके साथ साथ महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास में पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से महिलाओं के उत्थान के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, आत्मनिर्भर वो बने, लखपति दीदी बने, उसका भी काम तेजी से आगे बढ़ा है और 1,25,000 महिलाओं को लखपति बनाने का हमने लक्ष्य रखा है। काफ़ी तेजी से हम लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना प्रारंभ की है। मुख्यमंत्री स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को बिना ब्याज के 5 लाख रुपये तक का ऋण
उपलब्ध कराने का हमने लिया है। ऐसे बहुत सारे काम किए हैं। मैं समझता हूँ कि मैं बोलते रहूँगा तो कई घंटों लग जाएंगे हैं। तो ये आपको जो है कुछ लोग हम वैसे भी दे देंगे, कुछ मनवीर जी आप इसको व्यवस्थित करके दे देंगे, कुछ अलग से बोलना हो तो आप बता दीजिए, है ना। तो आप लोग स्वयं सब साक्षी हैं, हर पल और हर क्षण राज्य की सेवा में हम लोगों ने लगाया है। डबल इंजन, चूँकि हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में डबल इंजन की सरकार यहाँ काम कर रही है, तो प्रदेश के अंदर करीब डबल इंजन ने 60 लाख से अधिक लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो मार्च माह 2020 से प्रारंभ हुई थी और अगले 5 सालों के लिए वो विस्तारित हो गई है, उसमें 60 लाख लोग प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से अन्न ले पा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भी अनेक ज़रूरतमंदों को तेज़ी से घर दिए जाने का काम हो रहा है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना हो, प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना हो, इसमें प्रदेश में दिसंबर 2023 से लेकर 783 लोगों को अभी तक आच्छादित किया गया है। अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, PMGSY, ऐसे करके किसान सम्मान निधि में भी 9 लाख से अधिक किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। केंद्र सरकार ने गोला नदी पर जो जमरानी बांध है उसका 90% अपना केंद्रांश और वित्तीय पोषण की स्वीकृति भी प्रदान की है। इसके साथ साथ राम मंदिर का कार्य प्रशस्त हुआ और साथ में हमने भी उत्तराखंड की भी एक हमेशा, चूँकि हमारे उत्तराखंड राज्य का अयोध्या से बड़ा संबंध है, भगवान राम चूँकि हम सब के आराध्य हैं और देवभूमि में हर एक व्यक्ति राम भक्त भी है और राष्ट्र भक्त भी है, तो हम अयोध्या जाएं तो वहाँ हमारे रहने की व्यवस्था भी हो जाए वहाँ पर लोगों के लिए, इसलिए वहाँ पर हमने अतिथि गृह बनाने का भी निर्णय लिया था। उत्तर प्रदेश की सरकार ने हमको ज़मीन दे दी है। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हमको ज़मीन मिल गई है, जल्दी उसकी DPR बना के वो काम भी हमारा प्रारंभ हो जाएगा। जहाँ आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, वहीं अन्य जो देश की पार्टियां हैं वो देश को जातियों में, उत्तर दक्षिण में अनेक प्रकार से विभाजन करने का काम, उनको बांटने का काम करती है। और आज जो एक गठबंधन बना है वो गठबंधन केवल एक एजेंडा है, वह सनातन और सनातन संस्कृति और उसकी परंपराओं पर लगातार कोई न कोई उटपटांग बातें करना, अमर्यादित बातें करना, सनातन पर हमेशा प्रश्न चिन्ह खड़ा करना। आपने देखा होगा, चाहे एक पार्टी के नेता हों, युवराज हों, या एक दक्षिण के स्टालिन हों, उनके उदयनिधि स्टालिन, जिन्होंने इसको कीड़े मकोड़े और मच्छर की संज्ञा तक दी थी, हम सभी जानते हैं। अभी सनातन परंपरा में हम जिस शक्ति की उपासना करते हैं, राहुल गांधी जी ने उस शक्ति, उसी नारी शक्ति को वो समाप्त करने की बात करते हैं कि इस शक्ति को समाप्त करने की बात उन्होंने की है। मैं उनके नेताओं की, उनके कार्यकर्ताओं की मनोदशा को समझ सकता हूँ कि वो अंट संट बोलकर ऐसे बयान देते हैं। सभी कार्यकर्ताओं से कहा जाता है, अब तो वो अंट संट बयान देते हैं, उसके बाद सब कार्यकर्ताओं से कहते हैं कि अब तो बाबा ने बोल दिया है, इसलिए सब बोलना शुरू कर दीजिए और सब लोग उनका बचाव करिए। तो इस प्रकार से उनकी पार्टी चल रही है। प्रत्येक सनातनी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में देश भर से, दुनिया भर से पहुंचे थे और सबको अपना सौभाग्य लगा कि भगवान राम की कृपा से उस कार्यक्रम में पहुंचे जो प्राण प्रतिष्ठा का था। वहीं जो एक गठबंधन देश के अंदर बना है, बेमेल गठबंधन, वो ऐसा गठबंधन है कि जो केवल और केवल कुछ परिवारों को बचाने के लिए और कुछ पार्टियों के अस्तित्व को बचाने के लिए, कुछ व्यक्तियों को बचाने के लिए बनाया गया है। उस गठबंधन के लोगों को भी उस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का न्योता दिया गया था, लेकिन न्योता मिलने को भी अपना दुर्भाग्य मान रहे थे
आप समझ सकते हैं कि वहाँ तो वही पहुँचा होगा जिस पर भगवान राम की कृपा होगी। वहाँ जो बुलाने से भी न जा पाया हो, तो आप स्वयं समझिए कि भगवान राम की कृपा से उन्होंने अपने आप को स्वयं अलग कर दिया। और मैं बड़ा एक बात बताऊं कि ये जो मेरे बगल में बैठे हैं आदरणीय नरेश जी, इनका कार्यक्रम नहीं था। इन्होंने मुझे एकदम अचानक से बोला कि अरे तुम अयोध्या जब आप लोग जाओगे तो मुझे बता देना। और संजोग से उस दिन क्या हुआ कि इनको हमने फ़ोन किया और ये यहीं थे, तो इन्होंने दर्शन कर लिए। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग जिनको न्योता मिला और वो दर्शन भी नहीं कर पाए, तो उनके बारे में ज़्यादा कहना भी मैं समझता हूँ समय की बर्बादी है। इस बार का जो चुनाव है, और इस चुनाव दो धाराओं के बीच का है। एक तरफ तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जिन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्प लिया है, 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। 24x7 देश के विकास में स्वयं को उन्होंने समर्पित किया है। 10 सालों में पूरे देश ने उनकी तपस्या को देखा है, किस प्रकार से उन्होंने देश को आगे बढ़ाने के लिए तप किया है, किस प्रकार से समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को आगे लाने के लिए उन्होंने अनेक योजनाएं प्रारंभ की हैं, चाहे गरीब कल्याण की योजनाएं हों, अन्य योजनाएं हों, चाहे अंतिम क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचाना, सहायता पहुंचाना, वो सब काम, या दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान बढ़ाना हो, भारत की वैश्विक पहचान बढ़ानी हो, वो सब काम किए हैं। आज चाहे G20 के कार्यक्रम के माध्यम से किए हों, चाहे वो विकसित भारत संकल्प के नाम संकल्प यात्रा में किया हो, हर तरीके से दुनिया में भी और देश के अंदर भी काम किए हैं। कोरोना महामारी में पूरी दुनिया ने देखा किस प्रकार से उन्होंने एक अभिभावक के रूप में, केवल प्रधानमंत्री के रूप से हट के, उन्होंने एक अभिभावक के रूप में जो देश को सहारा दिया उस समय। एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ कोई विचार नहीं है, कोई विचार नहीं है। परिवार और अवसरवादियों का गठबंधन है, बेमेल गठबंधन। केवल इस समय बरसात से बचने के लिए वो एक छत के नीचे आना चाहते हैं, और ये सब भ्रष्टाचार करने के लिए और देश को गर्त में ले जाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। इनका इतिहास देखते हुए इनसे सावधान रहने की भी ज़रूरत है। और हम सब जानते हैं उत्तराखंड के लोग हमेशा देश के साथ चले हैं, सभी राष्ट्रवादी लोग हैं, यहाँ पर राष्ट्र प्रथम मानने वाले लोग हैं। इसलिए उत्तराखंड के लोगों ने हमेशा प्रधानमंत्री मोदी जी को अपना परिवार माना है, उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है। और हर चुनाव में जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं तब से लेकर आज तक हर एक चुनाव में उनको यहाँ से पूरे प्रचंड बहुमत के साथ उनको भेजा है। इस बार भी उत्तराखंड की जनता बड़े भारी बहुमत के साथ यहाँ से 5 की 5 सीटें चुनाव जिताकर भेजेगी, और हमारे मोदी जी फिर से तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, और तीसरे कालखंड में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, और विकसित भारत का जो हमारा संकल्प है वो तेजी से आगे बढ़ेगा। आप सबका धन्यवाद। अभी रुको, एक सेकंड, अभी और विषय रुको। इसको आप किस तरह से देखते हैं? अभी एक विषय पूरा हो जाए, तब उत्तर तब देना। अच्छा, आप बोलो, आप बोलो। मित्रों, उनको बुला लो। गोरखा डेमोक्रेटिक फ्रंट के बाद इसका जवाब दे दो। और राष्ट्रीय लोकदल उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष ने भी भारतीय जनता पार्टी समर्थन की बात की है। आइए इधर आइए। उनके चौधरी हर्षमान जी हमारे मध्य हैं, विनय शर्मा प्रदेश कोषाध्यक्ष हमारे मध्य हैं। चौधरी जी से मैं निवेदन करूँ, आप एक संक्षेप में आप समर्थन मुँह से ही बोल रहे, लेकिन पत्र का भाषण दे दिया। देखिए, आज देहरादून की पावन धरती से मैं हर्षमान चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल उत्तराखंड। हम भारतीय जनता पार्टी का एक हिस्सा है, हम गठबंधन में हैं, और मैं राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी के सानिध्य में अपने पूरा कार्यकर्ताओं की तरफ से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करता हूँ। हमारा एक नारा है कि हम मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 5 की 5 सीटें पूर्ण बहुमत से रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जिता के यहाँ से भेजेंगे। इसलिए धन्यवाद। एक विषय कल पूर्व सैनिक प्रकोप की दृष्टि मैंने कहा था, तो 4 स्थान तय किए थे, लेकिन आज सुबह ही वर्चुअल मीटिंग के बाद मुझे बताते खुशी है
कि हमारे पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के कार्यक्रम पूरे प्रदेश में 48 स्थानों पर होंगे, जिसमें महानगर के 5 स्थान है, कुमाऊं मंडल के 19 स्थान है और गढ़वाल मंडल के 24 स्थान है। ये थोड़ा सूचना की दृष्टि से मैंने आपको पूछा। अब आपके प्रश्नों के उत्तर मुख्यमंत्री जी देंगे। आप सभी की कोई जिज्ञासा हो तो आप एक माननीय मुख्यमंत्री से प्रश्न पूछ सकते हैं। एक प्लीज। देखिए, केजरीवाल जी का जो प्रकरण है वो आप सबको पता है कि अब अदालत के तत्वाधान में आ गया है। अदालत उसको देख रही है और वो सारे साक्ष्यों पर सारे जो भी दलीलें होंगी पक्ष विपक्ष दोनों को सुनने के बाद निर्णय आएगा और वो कानूनी प्रक्रिया है। कानूनी प्रक्रिया के तहत ये हुआ है। उसके पहले भी, इससे पहले भी उनके मंत्री सत्येंद्र जैन और सिसोदिया जी वो पहले से ही जेल में हैं। तो उसी प्रक्रिया के तहत उन पर भी कहीं ना कहीं जो जांच कंपनियां हैं उन्होंने कोई सबूत पाए गए होंगे, नहीं पाए गए होंगे तो अब अदालत में मामला है, इसलिए उसमें बहुत ज़्यादा कहना मैं समझता हूँ। सर खाते फ्रीज होने को लेकर लगातार कांग्रेस सवाल उठा रही है, इसको किस रूप में देगा? देखिए, ये इनकम टैक्स की कार्रवाई का तो मात्र उनके अकाउंट में बैलेंस लिमिटेशन तय की गई है जो कि 115 करोड़ से कम नहीं की जा सकती है और उससे ज़्यादा धनराशि वो खर्च कर सकते हैं। इलेक्टोरल बोर्ड से मिले जो 1300 करोड़ का चंदा भी इन लोगों ने खर्च किया है। ये केवल अभी चुनाव के समय में इस प्रकार की बात लोगों का ध्यान बटाने के लिए की जा रही है। मुख्यमंत्री जी, 2 बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपसे मेरा ये है। एक तो आपने अभी स्वास्थ्य में आप कह रहे हैं कि सरकार जो है जनता तक एक बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पहुंचाने का काम कर रही है। वहीं अगर उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में एक ऐसा सिंडिकेट पैदा हुआ है जो मरीजों का शोषण कर रहा है, मरीजों के खून के पसीने को जो है चूस रहा है। बाहर से दवाइयां लिखी जा रही जबकि जेनरिक मेडिसिन, जेनरिक औषधि हॉस्पिटल में उपलब्ध है। आपने अभी जांच की बात की, जांच की सारी फॉर्मेलिटी, सारी मशीनरी, सारे उपकरण हमारे पास सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध होने के बावजूद ये सिंडिकेट बाहर से दवाइयां लिखता है। इस पर सरकार का क्या एक्शन रहेगा? दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि जल जीवन मिशन उत्तराखंड में हो या पूरे देश में, प्रधानमंत्री जी का ट्वीट है, लेकिन उत्तराखंड में कई स्थानों पर जल जीवन मिशन की जो योजना है वो भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी हुई। कई गाँवों में पुरानी लाइन से लेकर जोड़ दिए गए हैं और जो भविष्य का जो प्रोसेस था उसको बिल्कुल खत्म कर दिया गया है और पैसे टका दिए गए हैं। इस पर सरकार का क्या है? नहीं, आप मुझे ऐसे स्थान जहाँ पर हुआ है मैं अगर बता देंगे तो मैं अलग से भी उसकी जांच करवा लूँगा। और जो ये बात है जेनरिक मेडिसिन की बातें हैं, इसको हम बहुत सख्ती से लेंगे। किसी भी प्रकार से एक तो जो नशीली दवाइयों का जो कारोबार है, नकली दवाइयों का जो कारोबार है, वो कारोबार तेज़ी से सभी जगह बढ़ा है पिछले दिनों में और ऐसी इसके लिए हमने ऑलरेडी पहले ही व्यवस्था बना ली है। क्योंकि अभी आचार संहिता का समय था इसलिए हम सरकारी बैठक उसको उस तरीके से नहीं दिखा सकते थे, लेकिन इस पर हम सख्त कार्रवाई करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद। और आप सभी शुक्ल जलपात